नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो का नाम है रूबरू। इसके बाद आमतौर पर मैं जो हमारे गेस्ट होते हैं उनके तारुफ की तरफ चला जाता हूँ, मगर आज उस तारुफ से ज़्यादा ज़रूरी है दूसरी चीज़ के बारे में बात करना, और वो ये है, अभी थोड़े ही वक्त पहले नवरात्रि गुजरी। उसके अलावा भी आप कहीं पे भी रहते हो, पूरे भारत के किसी भी कोने में, निकल के आप 1 किलोमीटर के दायरे में जाएँगे, आपको कहीं न कहीं देवी का कोई न कोई मंदिर मिल ही जाएगा। अब वो चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजा हो या कोई और भी हो, हर एक धर्म में, हर संस्कृति में कोई ना कोई एक ऐसी फेमिनिन फिगर होगी जिसको वो पूजते होंगे। मगर उसके बाद और उसके साथ ही साथ अगर आप उस 1 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाएँगे, 5 किलोमीटर कर देंगे, तो आपको कहीं न कहीं एक ऐसा एनजीओ और एक ऐसी फाउंडेशन भी मिल जाएगी, जो महिलाओं के लिए काम कर रही है। उनकी जो स्थिति है, उसे बेहतर करने के लिए काम कर रही है। थोड़ा विरोधाभासी लगता है मुझे, निजी स्तर पर। विडंबना भी लगती है कई बार, मगर केवल और केवल विरोधाभास के साथ जीना उचित नहीं है। ज़रूरी है उसके लिए कुछ काम करना, तो आज इसीलिए मैं यहाँ हूँ। हमारे साथ तृप्ति बोहिर जी हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और सबसे ऊपर एक्टर हैं। मराठी सिनेमा, मुझे तारुफ़ कराने की ज़रूरत है नहीं, बहुत लंबी-चौड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है और उसके साथ जो उनका सोशल वर्क है, सोशल वर्कर हैं, उसकी वजह से वो सिनेमा के परे वहाँ काम करती हैं। और जैसा मैंने कहा, फाउंडेशन वो भी चलाती हैं। एक मूवी आने वाली है पारो, जो कि है किस तरह से महिलाओं की शादी के नाम पर कई बार खरीदा जाता है, कहीं से कहीं लेकर आया जाता है और उनकी स्थिति किस तरह से लचर कर दी जाती है, उनके पूरा जीवन डामाडोल कर दिया जाता है, उसके बारे में शायद ये मूवी है। क्योंकि अभी आई नहीं है, तो थोड़ा-सा बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, शायद इस विडंबना को एक सही दिशा मिले और कुछ बेहतर कर पाएँ। बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। ये जो ओपनिंग थी, ये मेरी निजी समझ थी। ऑफ द कैमरा भी शायद हमारी जो बातचीत हुई, मैंने अपनी निजी समझ को सामने रखा। आप न केवल मूवी बना रही हैं, मूवी का कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, हम समझ रहे हैं, मगर जो सोशल एस्पेक्ट भी है उसका, जो सोशल कॉज़ भी है, आप उससे भी जुड़ी हुई हैं। आपकी समझ इस पूरी विडंबना के बारे में सबसे पहले मैं वो जानना चाहूँगा। तो आप पारो के विषय में जी, मुझे जानना चाहते हैं। तो मैंने एक्चुअली ऐसा है कि पहले तो मैं एक ऐसी फ़िल्म मेकर हूँ कि मैं सोशल इम्पैक्ट फ़िल्में बनाती हूँ। मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है कि मैं रोमांटिक सॉन्ग्स यानी रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं मैं बोल सकती, लेकिन सेक्स को लेके धड़ाम-धूम यानी जो फ़िल्में इन दिनों में देखने मिलती है, तो उस तरह की फ़िल्में मैं बनाना बिल्कुल नहीं चाहती। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, जो समाज को अवेयरनेस कर सकता है बहुत जल्द, बहुत जी, इफ़ेक्टिव है। जैसे दबंग में अगर दबंग फ़िल्म नहीं आती थी और मेरे ड्राइवर ने अगर यहाँ गॉगल लगा के उतरता था, तो मैं पहले बोलती थी, "भाई होचू, हुँ, क्या है ये नया?" बट आ गया, फ़िल्म आ गई, समाज में हर कोई पहले इधर लगाते थे, इधर लगाते थे, इधर लगा एक-दूसरे की फ़िल्म आई, एक-दूसरे की फ़िल्म के बाद लोगों ने मरना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ हाउ फ़िल्म इफ़ेक्ट ऑन सोसाइटी। इम्पैक्ट बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यानी एज अ फिल्म मेकर और एज अ औरत ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्या डिलीवर कर रही हूँ सोसाइटी को। तो मेरी फिल्में जो है वो मेरा फॉर्मेट है, वो टूल है जिसको मैं यूज करती हूँ। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि शायद मैं समाज सेवा ही कर रही हूँ थ्रू द फिल्म, पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, एक मैसेज उठाती हूँ और उसको लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो वैसे ही मैं हमेशा एक अलग अलग विषय के ऊपर यानी काम करती रहती हूँ। तो तब मुझे पता चला 2013 में अल जजीरा एंड बीबीसी न्यूज चैनल इन्होंने ब्राइड स्लेव इन इंडिया जी, ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। मेरे आंखें वहां रुक गई, समझने की कोशिश की और मैं थोड़ी सी शॉक हो गई कि ये हमारे भारत में हो रहा है यार। ये इंग्लिश लोग यहाँ आके ना बस हमारी बुराई करते रहते हैं, जी, दैट्स इट। सो देन आई अंडरस्टैंड दैट, देन आई अंडरस्टैंड कि ओके लेट्स डिग इन और क्या होता है देखते हैं। एंड आई स्टार्टेड उसका अभ्यास करना शुरू करी। तब मुझे पता चला ये सच्चाई है। यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं उसके ऊपर, भारत सरकार भी काम कर रही है। बट काम करने के पश्चात जैसे चोर 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 को रोको चोरी करने से, तो वो अलग अलग पैतरे यूज करता है। जी,
उन पैतरे तक पहुंचो आप, तब तक दूसरे नए नए शुरू हो जाते। बिल्कुल तो ये साइकिल में जाते, लेकिन बंद नहीं होती थी। बिल्कुल। आप उनको शायद थोड़ा सीमित करने की कोशिश करोगे, शायद जो अपनी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। 2019 तक विकिपीडिया का जो नंबर है वो है 1,30,000 से ज्यादा पारों का। और बाद में जब मैं वहां गई और मैंने खुद जब रिसर्च करी, या मैं ग्राउंड लेवल पे गई थी, जब मैंने अपने जो एसपी साहब है, जब उनको मैंने पूछा कि मैं पारों का यानी ये करने रिसर्च करने आ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि ये कहाँ रहती है औरत। मैंने कहा ये एक अकेली औरत नहीं है, जी, मैं लाखों औरतों के बारे में बात कर रही हूँ। हर जिले में है, हर गाँव में है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा सर क्या बात है। सो दिस हैज अ टू मीनिंग। एक, लोग सुधर गए, या बच्चियां मरनी बंद हो गई, बच्चियां पैदा हो रही है, जी, या तो फिर एक ऐसा है कि लोग इतने चालाक हो गए कि आपके नाक के नीचे से चीजें हो रही है और आपको पता नहीं। मैंने कहा बस सर यही मुझे जानना है, क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लाउडली बात करने वाली, मैं उसके ऊपर फिल्म बनाने वाली। तो सच्चाई के बिना मैं नहीं बना सकती। और मुझे डर है, ये मैंने जब डॉक्यूमेंट्री देखी तो, और जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे एक डर लगा कि हम लोग ये ग्लोबल, मेरी इंग्लिश थोड़ी बेकार है क्योंकि मैं सिर्फ 10वीं पास मेरी हूँ भी ऐसी मराठी है में। जी। तो ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग या वार्मिंग कुछ तो बोलते हैं, ओजोन फटी, ओजोन फट हुँ, गया, वो सब। मुझे ऐसा लग रहा है उसकी फिक्र तो करनी चाहिए, हुँ, बट हमें उससे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य जाति के लिए ये सचमुच एक बहुत बड़ा यानी थ्रेट आने वाला है कि 10 साल अगर हमने बच्चियां मारना अभी बंद नहीं किया, तो अगले 10 साल के बाद जिसके घर में लड़की जनेगी उसको उसको लॉकर में रखना पड़ेगा, ताले में रखना पड़ेगा, क्योंकि लड़की कभी भी गायब हो सकती है और यू विल नेवर नो कि उसकी कहाँ क्या हो रहा है। यानी कल तक ऐसा था कि हुँ, लड़कियों की का यानी वेश्या बन रही थी वो। जी, अब ये है कि वो ब्राइड ट्रैफिकिंग में जा रही है, बिकॉज हर किसी को अपना वंश चलाना है। हर किसी की इच्छा है कि इस जन्म में औरत का एक बार तो उपभोग होना चाहिए। हर किसी की इच्छा है, भाई जेंडर है, उसको लगता होगा, बट उसकी उसके पैसे उसको अलाउ नहीं करते, उसका इकोनॉमी नहीं अलाउ करता। और अभी ऐसा हो गया क्योंकि लड़कियां कम हो गई है, तो कल तक डावरी देनी पड़ती थी, जी, आप ले रहे थे, अब देनी पड़ रही है। तो लड़कियां जो है वो, अगर आपको शादी करनी है, यानी ये चीज मैंने मेवात में इसका जी, रिसर्च किया, बट दिस इज हैपनिंग मोस्ट ऑफ द ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारी जगह पे ये हो रहा है। जी, बट हम बहुत सारी जगह को अगर फिल्म के द्वारा दिखाएंगे तो शायद उसको फोकस नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल, उसको एक स्टोरी टेलिंग जैसा बता नहीं पाऊंगी। मेवात का हम उदाहरण देके दिखा रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जी, तो ये जो लड़कियां हैं यहाँ पे आई हुई, तो आई वॉज सो शॉक कि भारत के कोई भी स्टेट का आप नाम लो, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, राजस्थान, उड़ीसा, यू जस्ट नेम, जी, आसाम, and all girls are there as a bride slave, as a bride trafficking. So this is, I feel, ये अच्छा, ये सिर्फ ब्राइड ट्रैफिकिंग नहीं है, इसमें ना बहुत सारे मुद्दे हैं, और इसीलिए ये सब्जेक्ट मुझे इतना ज्यादा आकर्षित करा फिल्म बनाने के लिए। मुझे ऐसे लगा दिस इज समथिंग, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे बताना चाहिए लोगों को। सो व्हेन इट कम्स ऑन पारो, इट हैज चाइल्ड मैरिज, यानी चाइल्ड मैरिज है उसमें, यानी इसके सारे यानी जी, जी, ब्रांचेस है। बिल्कुल, बिल्कुल, सपोर्टिंग फैक्टर्स जो हैं उसके। भ्रूण हत्या की वजह से इसकी पैदाइश हुई है, इसका इस चीज की, हुँ, भ्रूण हत्या, चाइल्ड मैरिजेस, बिकॉज जो लड़कियां तस्करी करके लेके आते हैं वो 7 साल के बाद की शुरू हो जाती है, अच्छा, 7 से 18 साल तक। उसके बाद ब्राइड स्लेवरी, स्लेव उनको बनाया जाता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जी, जेंडर इम्बैलेंस उसमें एक है। तो ये इतनी सारी चीजें, और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, देखो नेचर को हम कैसे डिस्टर्ब कर रहे जी, हैं। मनुष्य का काम ही है पृथ्वी पे नेचर को डिस्टर्ब करना, बट अब हम हमारी ही मनुष्य जात को भी डिस्टर्ब करने लगे हैं। यानी हमने तो खराबी कर ही ली हुँ, पोल्यूशन पोल्यूशन करके, कि औरतें कम हो जाएगी तो बॉस हार्मोन्स तो नहीं कम होने वाले, जी, वो तो अपने उधान पे ही रहने वाले। तो गेज नंबर आर बढ़ रहे, जो मैंने देखा मेवात में, ओके, कि गेज नंबर बढ़ रहे। कल तक ऐसा था कि
औरतों के साथ रेप केसेस होते थे। एक वक्त हम ऐसा लाने वाले हैं, अगर हम नहीं रुके, कि मर्दों के साथ भी हो सकता है। एक ऐसा एरा आने वाला है कि मर्दों के साथ भी रेप केसेस हो रहे हैं। दिस इज रियली अलार्मिंग सब्जेक्ट, एंड दैट्स व्हाई इस पे मैंने फिल्म बनाई। आपने अपने जवाब में इतनी सारी चीज़ों को टच किया कि हर एक चीज़ के साथ कुछ ना कुछ एक सवाल और कुछ ना कुछ निकल के आ रहा था। मगर सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे पूरे पूरे उसमें लगी, एक तो पारो आप प्ले कर रहे हैं, हाँ जी। है ना? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एक्टर, है ना? किसी एक पात्र को निभाने के लिए कोई रेफरेंस, कोई एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो आपने रिसर्च के लिए गई, मिली किसी ऐसी महिला से? बहुत। मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि तृप्ति जी, कई बार क्या होता है कि इंसान अपने वर्तमान को अपनी सच्चाई मान लेता है। नहीं, उसको ये दिक्कत होती है, मैं समझाने की आई कोशिश करता हूँ, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर है सेइंग, ना? या वो जो अभी परिस्थिति है, वो उसको मान के वहाँ बैठी है। उनको शायद ये आइडिया भी कोई नहीं दे पा रहा है कि देयर इज़ समथिंग बेटर, जो इससे अच्छा हो सकता है, आप यहाँ से निकलती हैं। तो वो अपने वर्तमान को अपनी सच्चाई मान के बैठी हैं। उस लिहाज से भी मैं उनके एक्सपीरियंसेस और जो आपने उनसे समझा, जो सुना, मैं वो जानना चाहता मैंने जैसे कहा कि आई वाज सो शॉक कि मैंने हर स्टेट की औरत वहां पे देखी है, हूँ। जी, डरे हुए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, जैसे आप मार मार के उनको वो बना देते हैं निकम में, कि फिर उनको मार भी नहीं लगती। कुछ ऐसे हो गए हैं, कुछ अभी फ्रेश है, कुछ पुराने हो चुके हैं। उनकी आंखों में उनका दर्दनाक सफर दिखता है। कुछ ऐसे थे कि जिनकी बेटियां थोड़ी सी बड़ी हो गई और वो खौफ में बच्चियों को छुपा के रख रहे हैं। तो लाइक ये जो औरतें हैं, मुझे बहुत बुरा लगा कि जो औरतों को अगवा करके लेके आते हैं और जो औरतें वहां से भाग के अपनी माँ के और पापा के घर जाने की कोशिश करती हैं, पहुंच जाते हैं। देखो हमारा समाज कैसे सोचता है, उनको अपनी बच्चियों को वापस नहीं लेना। दे सेड कि अभी अभी तुम चली गई, अब तुम लग गई वहां धंधे पे। उनका है ना सीधा ये होता है कि लाइक तुम अभी तुम्हें अपनाना, यानी समाज में हम अपने पूरे कुटुंब को बाहर निकाल, तुम्हारी बहनों की शादियां नहीं होगी, हमसे कोई बात नहीं करेगा। तो वो लड़की जिसको ऐसे लगता है कि मैं जहन्नुम में गई हूँ और मैं मेरे एक घोंसले में मैं वापस लौटना जी। चाहती हूँ, तो घोंसला उसको बिल्कुल ये नहीं करता, यानी अलाउ नहीं करता अंदर आने के लिए, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सच अ पेनफुल थिंग। आपका ही बच्चा है, किसी ने उठा के लेके गए, किसी ने उसकी शादी करा दी। अच्छा, ये अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्राइट ठीक है? स्लेवरी भी टॉकिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राइट ट्रैफिकिंग। तो इन लड़कियों की बकायदा शादी होती है, इज्जत से शादी, बट उस शादी के बाद उनके साथ जो होता है, खौफनाक है, बहुत ही खौफनाक। एक औरत मैंने देखी जो 15 साल में, आपने वो इवन वो अल जजीरा में मैंने देखा है वो, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी वो वाली। कि वो एक बच्चा उठाई है जी। 15 साल की एज में, उसका पहला पति मरा। अच्छा, यहाँ इसमें ऐसा होता है सिनारो कि देखो, आपको अगर एक औरत खरीदनी है तो मेवात में जाइए, आपको 20, 25, 30 हजार में आपको बकरी मिलेगी। बट आपको अगर औरत चाहिए तो आपको 2 हजार से अवेलेबल है। क्या चाहते हो, बस कितना पैसा है, चाहते क्या हो। तो इट्स लाइक यू नो बहुत डरावना था ये सब। वो जो औरत थी, अच्छा ये जितनी भी लड़कियां आती है, ये सारे मोस्टली एज्ड लोगों के साथ पहली शादियां होती है, क्योंकि वो ना अपनी जमा पूंजी जमा करके रखते हैं। मैंने कुछ ऐसे ऐसे लोग देखे जो 70 साल के, लेकिन आज तक कभी औरत का अनुभव नहीं हुआ उनको, जो 65 ईयर के, और वो जो तड़प रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार ये जन्म में तो एटलीस्ट, मरने से पहले जी। एटलीस्ट। उसका कारण यही है कि दे डोंट हैव दैट मच मनी कि जहाँ पे वो शादी कर पाए। और अगर खरीदनी है, समझो 15 हजार में भी अगर एक और औरत खरीदनी है, या समझो 16 हजार में खरीदनी है, तो जिसकी मजदूरी, जो मजदूर है, जी। अगर 100 रुपए दिन का कमा रहा है, तो खाएगा क्या, टैक्स भरेगा क्या, ये करेगा जिएगा क्या, क्या? ये और जिएगा क्या। उसमें से उसको 15-16 हजार निकालना, इसके लिए यानी साल लगते उसको भी।
क्योंकि बीमारियां भी आती है बीच बीच में। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं सोच रही थी कि यानी क्या है जी। अभी ये तो, ये हम ये नहीं बोल सकते मर्दे खराब है, नहीं, ये परिस्थिति खराब हो चुकी है, हम डिस्टर्ब हो चुके हैं। जी। तो वो बंदा पैसे इकट्ठा करते 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 वो ऐसी एज में आ जाता है कि उसके पास पैसा आ जाता है, शादी कर लेता है, बट वो उतनी ही जल्दी मर जाता है, वो उस औरत के साथ यानी दे नहीं पाता। जी। जैसे वो मरता है, उसके जो भी घर वाले, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मांगेगी, क्योंकि वो एक वो बहू है उस घर की, वो प्रॉपर्टी डिमांड करेगी, इसलिए उसको इमीडिएटली भेज देते। या अगर हस्बैंड जो है वो हट्टा कट्टा है या उसकी इकोनॉमी उसको नहीं अलाउ करती है जी, कि जी। जैसे मेरी इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्ट में लग गई भाई 15,000 की या 16,000 की, हम्म। और मैंने 2 साल अगर यानी आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी रूडली हाँ बिकॉज जी, बिल्कुल मैं मैं समझ रहा हूँ। उसको समझने के लिए मैं इस तरह से समझी। तो ये सुनने में मगर ना इतना ईडियस है, और हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, मगर ये है सच्चाई। ये सच्चाई है, यानी जी। हम सिर्फ बात करें तो हमें रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाँ, हमें ऐसे ऐसे हो लेकिन रहा है, हमें प्लीज आउट। वॉमिटिंग फीलिंग हो रही जी, है। आप सोचो उन औरतों के साथ क्या हो रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल। तो आपको यानी आप ऐसे समझो कि एक प्रोडक्ट में हमने ऐसा इन्वेस्ट कर दिया, जी। जैसे गाड़ी खरीद ली समझो, और अभी आपका ऐसा हो गया कि नहीं यार घर नहीं चल रहा है, मेरे प्रॉब्लम हो गए, ये हो गया, मैं गाड़ी ना बेच देता हूँ, थोड़े बहुत पैसे टूट जाएंगे और मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जी। सेम, सो दिस इज व्हाट इट इज, कि वो डाल देते हैं, लुफ्त उठाते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, और फिर जब टाइम उनका इकोनॉमी उनको अलाउ नहीं करता कि भाई अभी इसके ऊपर भाई तुम मजे नहीं मार सकते, हो गए बस, तो पैसे ले लो और अपने बस अगले का सोचो। तो उस शादी में अगर बेटा होता है, उनको वंश चलाने के लिए अगर बच्चा चाहिए तो वो बच्चा अपना लेते, नाम दे देते ताकि उनका वंश आगे चले। अगर उनको इकोनॉमी वो अलाउ नहीं करता है कि एक खाने वाला मुंह बढ़े और मैं नहीं दे सकता, जी, जी, जी। तो वो बच्चे के साथ ही बेच देते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। वो जो औरत के बारे में बात कर रहे थे, उसकी दूसरी शादी थी, उसका पति जो था वो बहुत बूढ़ा था, पहला पति। वो मरने के बाद उसके घर वालों ने उसको एक आदमी को बेच दिया, यानी शादी करवा दी। ये बेचने आने, अगेन नॉट ट्रैफिकिंग, वो बेच देते ना तो मैरिज मैरिज होता है, मैरिज होके वो उस आदमी के साथ रहती, फिर वो आदमी उसको 2 साल 3 साल 4 साल जितना रखना है, फिर वो बेच देता है, फिर उसकी वापस शादी होती है, फिर वापस जो भी है वो, फिर वो बेच देता है, फिर उसकी वापस शादी होती है। मैंने देखा कि पारों की शादी मिनिमम 4 से 5 बार होती है, मैक्सिमम तो उसका फिर कोई नंबर नहीं, नहीं। यानी जो पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में आया था कुछ साल 8 साल 10 साल पहले, कि लास्ट बिक्री हुई थी 55 ईयर की औरत की राजस्थान में एज अ पारो। तो तो अगेन आई एम वी आर लाइक दिस इज दे आर ट्रीटिंग लाइक अ प्रोडक्ट। एक आदमी को मैंने पूछा था कि भाई यानी ये औरतों को इस तरह से आप लेके आते हो वगैरह। उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार बन के गई थी और मुझे वो जरूरी था। मैंने मेरी माँ को साथ में लेके गई थी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि उस एरिया का जो क्राइम रेट है वो बहुत ही बहुत हाई ज्यादा है। है, तो और मुझे बताया गया था 5 बजे के बाद आप गाड़ी में बैठोगे और आप वहां नहीं रुकोगे, क्योंकि 5 के बाद सारे सिनारियो चेंज हो जाते हैं वहां पे मैडम। तो उस मैं तो भाई भयभीत होके मैं 5 बजे गाड़ी में बैठ जाती, लेकिन सवेरे से लेके हम लोग बहुत घूमे, और तब मुझे पता चला मैं जरा ज्यादा डेयरिंग करती हूँ। यूजुअली जो औरतें नहीं करना चाहते, मैं हमेशा वो करना चाहती हूँ। तो मैं जाने वाली थी शूरवीर बन के, लेकिन फिर मुझे पता चला ओके मुझे साथ में किसी को तो लेना पड़ेगा, रियलिटी चेक वहां से दे दिया गया और था। हर एक बच्चे की सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ होती है। मेरी माँ को पूछा, मेरी माँ भी ऐसी है एकदम शूरवीर। तो मेरी माँ बोली चल, मर गई तो तेरे नजर के सामने ही मर जाओगी। मैंने मम्मी को बोला मम्मी हम कोई वॉर जोन पे नहीं जा रहे, लेकिन हाँ भागना पड़ेगा, एंड माई मदर इज वेरी फिट। तो वो सीनियर पत्रकार, जी। मैं जूनियर पत्रकार, ओके। और मैं ऐसी साड़ियों में कॉटन की साड़ियां लपेट के मेरी माँ, हम जाते थे एक एनजीओ के मार्फत गांव गांव गांव, बहुत सारे गांव, पलवली, वो बहुत सारे अलवर, मेरे को उनका नाम अभी याद नहीं है, बहुत सारे गांव को हम विजिट करें, बगुला, एंड फिर वहां पे सब देखा। तो वो जो औरत थी उसकी दूसरी शादी हुई और उसको 2 दिन लगातार सेक्सुअल असॉल्टेड किया, घर से घर के काम करवाए, उनकी जितनी गाय भैंसे उनको धुलवाना चराना वो सब करवाया, उसके खेत में काम करवाया, दूसरे के खेत में काम करवाया।
उसकी डिमांड एक ही थी, मुझे थोड़ा खाना दो, क्योंकि उसके पास बच्चा था। 2 दिन खाना मांग रही थी, खाना नहीं दिया। तीसरे दिन उस आदमी ने उस औरत को खाना मांगने पे आंगन में लेके गया, मट्टी उसके मुंह में धसी, मुंह भर दिया मट्टी से, और पत्थर से ये जॉइंट को तोड़ दिया। वो औरत ऐसे बात करती है। सो इट्स लाइक, इट इज सो ब्रूटल कि आप, यानी यार हम अपनी बकरियों के साथ भी ऐसे नहीं करते, कुत्तों के साथ नहीं करते ऐसे। आई फील वेरी सैड। बस वही एक, आई नीड अ ब्रेक। पानी है क्या? जी। तृप्ति जी, वैसे तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं आमतौर पर जर्नलिस्ट से अपेक्षा की जाती है वो अपने निजी इमोशंस जो होते हैं वो इंटरव्यू जब शुरू होता है तो कैमरे के सामने आने से पहले छोड़ कर आए, मगर बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान होने के नाते। वी आर टॉकिंग अबाउट सच अ डेलिकेट थिंग। हाँ, अ, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई डोंट फील। यूजुअली नॉट डू दिस, बट वो क्या हो गया पता है मुझे ना, वो औरत याद एकदम आ सामने दिखी और याद आई ना, तो गया। मुझे थोड़ा वो हिल गई थोड़ी अंदर से। मनुष्य होने की परिभाषा, मनुष्य होने के लक्षण आपको पता है क्या है? हाँ, हाँ, मनुष्य होने के लक्षण यही हैं, आप यही दूसरे के दुःख को महसूस कर पाओ, महसूस कर पाओ। है ना? या क्योंकि आमतौर पर किसी दूसरे के दुःख को महसूस कर पाना बेईमानी है, पॉसिबल नहीं है, आप केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। या मगर उसमें कन्विक्शन होना जो है, वो आपको वहाँ ले जाके खड़ा करता है। या दैट्स व्हाट मेक यू ह्यूमन। या So please don't be sorry for that. या And we need people, more people like you, those who can actually feel that much and can not only just feel, can work. इसी दुःख से, और अभी आपने अपने जवाब में माँ का ज़िक्र किया। मैं आपसे ना थोड़ा-सा, जो पारो के माँ-बाप हैं, हाँ जी। क्योंकि आपने मूवी में भी कहीं न कहीं कास्ट किया होगा, कुछ उनकी भी लाइन्स होंगी, उनका भी एक कोई स्टैंड होगा, वो दिया होगा। मैं थोड़ा-सा वो भी समझना चाहता हूँ कि आपने अगर रिसर्च की और आपने पूरी मूवी लिखी है डायरेक्ट जिस तरह से भी जो कर रहे हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? इसके अलावा कि वो वापस नहीं ले रहे हैं, प्राइमरीली बेटी को शादी के नाम पे बेच देने वाली अंडरस्टैंडिंग। सो क्या होता है यूजुअली, ये जो पारों आती है, तो वो सिर्फ शादी में बेच के आने वाली सिर्फ नहीं होती है, ओके। बहुत अलग अलग स्तर से आती है। लाइक कुछ ऐसे रैकेट है जो अपने पूरी इंडिया में काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक तो कोई एक छोटी लड़की है, कहीं काम कर रही है, जैसे बर्तन वर्तन मांजने का, उसको अगर 3,000 रुपए अगर सैलरी मिल रही है, जी। तो दे विल अंडरस्टैंड कि शी इज वेरी नीडी एंड लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। सो दे विल गो एंड दे विल पीच कि भाई चलो दिल्ली, हुँ, हुँ। हम आपको काम दिलाएँगे। 10,000 वाली नौकरी। हुँ, अभी एक लड़की 3,000 कमा रही है, और उसको पता है कि मेरे अगर भाई बहन है, उनको पढ़ाना है, माँ बाप का अगर मुझे कुछ मेडिकल वगैरह सब करना है, तो 10,000 इज अ गुड अमाउंट फॉर हर। हुँ। सो इमीडिएटली शी गो फॉर इट, और वो आ जाती है, और फिर जो होता है, फिर आगे जो होता है वो उसके साथ, उसको एक रूम में बांध के उसको माइंड सेट बनाया जाता है, उसको अंधेरे में रख के, या जो भी है बहुत सारी चीजें होती है। एक अलग तरीका है औरतों को लेके आने का कि अ, उनको प्यार में फंसा के लड़का जो है वो शादी करेंगे, भाग जाते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे हम दोनों की शादी के लिए, और उसको लेके आते हैं वापस, वही सेम थिंग जो होता है। एंड दिस इज़ एन तीसरा, ऑर्गनाइज्ड क्राइम, ये ऑर्गनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड, यस। उस तीसरा तरीका जो है वो ऐसा होता है कि फैमिली पे वॉच रखा जाता है। बहुत गरीब गरीब जो फैमिली है, जहाँ पे 4-4 5-5 लड़कियां हैं, जो वहां पे है, माँ बाप के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, बेचारे पत्थरे तोड़ रहे हैं, वो लेबर वर्क पे है एकदम, बहुत बुरी तरह। तो वहां पे ना एकदम अच्छे से यही एजेंट लोग जाके बात करके कि भाई आपकी बच्ची की हम ब्याह करा देंगे इज्जत से, तो और 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। तो आपको तो बोलते ब्याह कराएंगे क्या? हाँ, ब्याह कराएंगे। तो हर माँ बाप का ऐसा होता है ना कि भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं मेरी बच्ची को ब्याहूं, तो अगर कोई आ रहा है और किसी को हमारी बेटी पसंद है, उस लड़के को, तो क्यों नहीं करे? तो वो बोलते हैं कि हाँ, कर लो। और ये ऐसा होता है कि बाद में पता चलता है उसका निकाह परफॉर्म होने वाला है, बट इनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई चलो निकाह परफॉर्म, यानी इज्जत से ही होने वाली है ना शादी, कोई टेंशन नहीं है। सो दे जस्ट कम फॉर द मैरिज, अटेंड द मैरिज, दे डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन बिहाइंड इट। ये एक तरीका होता है। वो अपनी बेटी को बाद में जब ढूंढते, तब नहीं मिलती।
क्योंकि तब वो पता नहीं कितनी मर्दों की बीवी बन चुकी होती है, या वो चली जाती है, या शायद वो उसको 1 साल 2 साल उसको फॉलो करते रहेंगे, लेकिन 1 साल 2 साल में पता चलता है माँ-बाप को कि वो क्या तकलीफ में है, वो कितने गंदे तौर से जा रही है। फिर माँ-बाप की मेंटालिटी ये होती है कि नहीं भाई, पति का घर होता है, तुम वापस मत आना, डोली जाएगी, अर्थी तुम उठेगी। हाँ, डोली जाएगी, अर्थी वापस आएगी, ये वो। तो ये जो माइंडसेट है ना, इस वजह से लड़की को ये समझ में आता है कि देयर इज़ नो सहारा। जो सहारा है उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तेरी किस्मत है। हर कोई अपनी किस्मत के साथ पैदा होता है और यही तेरी किस्मत है, और आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। एक बच्चा होने के बाद सही हो जाएगा, ये होने के बाद सही हो जाएगा। और देन वो बच्ची वहां से भी छूट जाती है, क्योंकि उसको एक होता है ना कि आप आपकी जो आशाएं होती है वो अगर खत्म हो जाती है तो फिर आप कहाँ जाओगे। वो बाद में जब उसकी शादी हो जाती है देन तो वो बहुत ही डेंजर मामला होता है। दो तो उसके बाद तो माँ बाप को तो ऐसा होता है कि भाई दूर ही रहे। तेरी और भी बहनें हैं, और भी लोग हैं, और भी मतलब। लोग हैं। और एक तरीका ऐसा है विच इज सो शॉकिंग कि घर के ही परिवार का कोई तो सदस्य बच्चे को बेच देता है, या तो उस बच्ची के कोई फ्रेंड सर्कल के ही कोई तो उसको फिल्म में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, चलो ट्रिप में जाते हैं वगैरह, और कुछ तो कोको कोला में या जूस में कुछ तो डाल के दे के उसको ये करके नम करके उसको वहां से उठा ले देते। यानी मैंने बहुत सारे ऐसे देखे कि फूफा ने बेच दिया, या मामा के बेटे ने बेच दिया, या डायरेक्टली यानी बुआ ने ही बेच दिया। ऐसे भी केसेस है। आई वाज लाइक सो शॉक। इतनी पैसे की जरूरत तुम्हें आ पड़ी कि एक घर के बच्चे को आप बेच रहे हो। तो दिस इज ऑल द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे या आते तृप्ति, हैं। जब जो आपने लास्ट में कहा ना कि इतनी पैसे की दिक्कत आ पड़ी कि घर के बच्चे को बेच रहे हो, है ना? हाँ। अब ये शायद मेरे और आपके लिए, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक सामान्य जीवन जी सकता है, उसके जीवन को जीने पे सवाल निशान नहीं है। इतना पैसा नहीं कि जी नहीं पाएगा, उसके लिए समझना मुश्किल है। या वहीं फिर जैसा भी ऑफ द कैमरा भी मैंने कहा बीच में, किसी एक 5 स्टार होटल की बॉलरूम में एसी अच्छा चला हुआ है, टेम्परेचर मेंटेन है, ज़्यादा ठंडा नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना या चाहिए, आई नो। है ना? वो वाला। हाँ, एग्ज़ैक्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से। प्रोटोकॉल के हिसाब से। लाइट्स थोड़ी डिम होनी चाहिए, आँखों पे ना यस। चुभें, या है ना? कैमरा पर्सन्स को भी पर्टिकुलर जगह दी गई है, या वीडियोग्राफी हो रही है, लाइव जा रहा या है ना? ये आप देखिए या कोई ड्रेस कोड शुड बी परफेक्ट। हाँ, उस तरह से होना चाहिए, और एक पूरी लिस्ट है कि ये आएँगे, और स्पॉन्सर्स हैं, बाद में जब जाएँगे तो गिफ्ट हैम्पर्स ही मिलेंगे, या है ना? और ये जो पूरा आई लव दिस। सच्चाई है ना ये या चीज़, या है ना? सच्चाई है। और फिर उसमें कोई पूछता है कि सेमिनार हो किस लिए रही है? तो ये सेमिनार हो रही है कि जो महिलाएँ हैं, उनकी जो खराब स्थिति है उसको सही करने, पीड़ित महिलाएं। पीड़ित महिलाओं के लिए हो रही है। अब देखिए तृप्ति जी, केवल और केवल उपहास जो है वो मेरा यहाँ पे ध्येय नहीं है। मैं उपहास नहीं कर रहा हूँ। वो कर रहे हैं, शायद कहीं न कहीं कुछ न कुछ इम्पैक्ट उससे होगा, है ना? 1% भी हो मगर होगा, मान के चलते हैं। मगर जितने भी लोग वहाँ हैं, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि उनको शायद वो अंदाज़ा नहीं होगा, जिस महिला का एग्ज़ाम्पल अभी आपने दिया, कि मुँह में मिट्टी भर के और ईंटे से उसका पूरा जबड़ा तोड़ दिया गया। अब एक व्यक्ति वो है जो इन चीज़ों से गुज़र रहा है, जूझ रहा है, और एक तरफ ये है जो ये सारा काम कर रहे हैं मगर अपने समझ से। या वो काम ज़मीन पे उतर रहा है, हो रहा है, नहीं समझ आ रहा। इन दोनों के बीच का वो जो शायद वहां टिक ही नहीं पाएंगे। अब ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, ये हम एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया, यू एज़ अ फिल्म मेकर डूइंग योर पार्ट, एनीवन वाचिंग आउट देयर, कोई भी कैसे फिल अप हो सकता है ये? ये फिलअप मुश्किल है होना, बिकॉज सी आपकी पैदाइश उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आप कहाँ से आ रहे हो, कौन से परवरिश। घर से आ रहे हो, परवरिश आपकी क्या है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इंडिया को सुधारूंगा, मैं बहुत अच्छा से पढ़ा लिखूंगा, ये करूंगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मैं स्पोर्ट्स में सीख के मैं इंडिया का नाम करूंगा। कुछ लोगों को लाइक एवरीवन हैज देयर माइंडसेट। तो आप उसको भरने के लिए मुझे अवेयरनेस, अगेन आई एम सेइंग, अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। लाइक जिनके पास पैसा है उनको पता चले कि भाई यहाँ भी प्रॉब्लम है, चलो तो थोड़े पैसे वहां भेज दो। बट वो पैसे ऐसे ना हो कि वापस जिनके लिए शुरू होता है, जैसे मेरे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जी। हमारे भारत सरकार ने इतनी प्यारी प्यारी स्कीम निकाली हुई है, ठीक है। मैं आदिवासी लोगों के लिए काम करती हूँ। आदिवासी लोगों के लिए ऐसे स्कीम है, खेत किसानों के लिए ऐसी स्कीम है, सब आपको पता है। स्कीमें तो निकलती है इधर, हुँ।
वो स्कीम खत्म हो जाती है लेकिन तब तक वो वहां तक पहुंचती नहीं, जी। क्योंकि यहाँ तो निकली है, लेकिन उन तक पहुंचाने के लिए जो एक इम्प्लीमेंटेशन। माध्यम, देखो गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाओ वहां सफोकेशन होना शुरू होता है, बिकॉज लोगों को तमीज से पहले तो उनको बात ही नहीं करना होता है, क्या है तुम्हारा, वो क्या है, वे ऐसा होता है कि भाई क्यों आ गए यार, ये जी, मेरा तो कुछ नहीं तो था। यार तो मैडम नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही आए थे बस पूछने के लिए, ऐसा हो जाता है। आप अगर कोई ऐसा बंदा हो, देखो यानी हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, यानी स्कीम बना रही है, पैसा उनके लिए रख रही है, फंड है वहां पे, वो फंड अगर उन तक पहुंचे तो आप सोचो कि उनको कितनी बड़ी सहायता मिलेगी। अभी देखो ये फिल्म बनाने का जो मेरा मेरा प्रयास है, उसका एक ही कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, ये फिल्म बनाने, इट्स नॉट ओनली अवेयरनेस, इट्स टू गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे कि ऐसी कम्युनिटी है, और ये शादीशुदा औरतें हैं, उनको एक तो शादीशुदा औरतों का मान दिया जाए, क्योंकि वो वेश्याएं नहीं है, दैट ब्राइड, और दूसरा उनको आइडेंटिटी नहीं है, उनके पास आधार कार्ड नहीं, कि जो जितनी भी औरतें आती है जो बार बार बेकी जाती है, वो उनके पास कुछ नहीं है। अगर 10 साल की लड़की की शादी होती है, 13 साल में अगर वो एक बच्चा जन्मती है, तो वो बच्चा भी हॉस्पिटल में पैदा नहीं होता, वो कहीं घर में होता है, तो उसका भी जन्म दाखला नहीं होता है, सो नो आधार कार्ड, तो ना उसका अस्तित्व है इस पृथ्वी पे, ना उस बच्चे का है, किसी का अस्तित्व नहीं है, तो वो है ही नहीं। मेरी फिल्म में वो एक एक ऐसा डायलॉग है, अच्छा। तुम पारो हो पारो, इसका मतलब तुम हो ही नहीं। तो ये है, तो मेरी इच्छा है कि इनको आइडेंटिफाई करे हमारा गवर्नमेंट, और इनको इनके एटलीस्ट आइडेंटिटी दे, इंसान होने का हक तो मिल जाए कम से कम। हाँ कि हम हैं हम्म। इस पृथ्वी पे, इस भारत भूमि पे हम भी रहते हैं, मैं एक इंसान और हूँ। तो उनको एक आइडेंटिटी मिले, ताकि उस आइडेंटिटी से उनको एक, जो हमारी सरकार बहुत प्यारा एक काम करा रही है, ऐसी गरीब औरतों को हर महीने 1,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, जी। वो हजार हजार ही सही है, वो तो उनको मिले, कम से कम 2 दिन से भूखी तो नहीं रहेगी वो, जिसका वो जबड़ा नहीं, तोड़ा गया। एटलीस्ट वो अपने पास बच्चों के लिए कुछ। आपको पता है ये फिल्म में हम बता रहे कि जो प्रोस्टिट्यूट है या जो वेश्याएं हैं, दे आर फार बेटर हुँ, देन पारो, जी। क्योंकि वो इसको अपना बिजनेस करके, और बहुत इज्जत है उसमें, और मैं तो उनको बहुत मानती हूँ, यानी बहुत ही मानती हूँ, तो वो एक अपना दिल से धंधा करती है, दिल से कमाती है, उनकी इच्छा से वो धंधा करती है, उसमें से पैसे आते हैं, उनके बैंक अकाउंट खुलते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। पारो का ऐसा नहीं है, शी इज अ ब्राइड। अब बताइए कहने कौन के सी, लिए बिल्कुल। नहीं कहने के लिए ब्राइड, हुँ, आप बताओ कौन से घर की बीवी अभी नॉर्मल, आप अभी ये देखो कि नॉर्मल जो औरतें हैं, जी। चलो अभी पारो को बाजू में रखो, हर बीवी, हर घर की बहू है, घर में बर्तन मांजे, ये करे वो करे, सबके टिफिन बनाए, खाना बनाए, टॉयलेट साफ करे, बेसिन साफ करे, फर्श को साफ करे, तुम्हारे यानी किसको कुछ लगा उसको देखे, उसको मरहम पट्टी करे, आने जाने वालों का ख्याल रखे, आने जाने वाले की चाय पानी, रात का खाना, रात के बिस्तरे लगाना, सब करना, सास ससुर की सेवा करना, लाइक एन नंबर ऑफ थिंग। क्या आप उनको पैसे देते हो उनकी सर्विस के लिए? बिकॉज हमें ऐसा लगता है वो उनका कर्तव्य है, वो बस यही करते आए और कर रहे। तो आप सोचो कि जब ये ब्राइड स्लेव होती है, जी। यहाँ पे तो एटलीस्ट हम उनको इज्जत देते, नॉर्मल घर में हम औरतों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहुओं को इज्जत देते, सम्मान से बिंदी लगा के, मैं इनकी बीवी हूँ, हाथ में हाथ पकड़ के जाती है, प्रणाम नमस्कार, हम एटलीस्ट उनको वो जगह देते हैं, उसकी उसके बच्चे उनको वो जगह देते हैं, समाज देती है। यहाँ वो नहीं है, यहाँ ना इज्जत है, ना कुछ, कुछ नहीं है। पारो is a bride who don't have husband's name, who husband name and who don't have husband property, not single rupee. एक्जिस्टेंस ही नहीं है उसका, जो भी हमने पहले बात करी। Yeah. तो तीसरी सबसे आखिर में बस एक चीज़
मैं आपसे पारो की मूवी के एक डायलॉग के बारे में आपने बोला, उसके अलावा पारो का कोई एक डायलॉग जो पारो बोलती है, जो आपके सबसे दिल के करीब हो, जो मुझे लगता है शायद आप यहाँ बोल सकते हो, क्योंकि पूरे का ज़ेस्ट अभी हमारे पास है। कोई एक चीज़। आपको मैं अभी चौंकाने वाली हूँ। जी। इस फ़िल्म में मैं गूँगी हूँ। पारो गूँगी है? हाँ, क्योंकि यही है सच्ची पारो। पारो को ज़बान है, लेकिन लफ्ज़ नहीं है। ये कब देखने के लिए मिलेगी? नॉट दैट सून। हुँ। क्योंकि हम ये फिल्म कंप्लीट होने के बाद फेस्टिवल्स में घुमाएंगे, हम बहुत सारे अवार्ड्स को भेजने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म का आत्मा वैसा है। और उसके बाद हम लोगों के सामने लेके आएंगे। और इट विल बी इन पैन इंडिया रिलीज़? ऑफ कोर्स, नॉट ओनली पैन इंडिया, इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड हम वर्ल्ड वाइड इसको इंटरनेशनल रिलीज रिलीज़। करेंगे। या एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको जुड़ रहे हैं। वॉइसेस अनहर्ड, मैंने बराबर नाम लिया? जी। मेरी इंग्लिश, हुँ। हमें मुझे ऐसा लगता है नहीं, कि मैंने भी ऐसे ही हाँ बोल दिया है क्योंकि मेरी भी इंग्लिश ऐसी है। अनहर्ड वॉइसेस। हाँ, वॉइसेस अनहर्ड मतलब जो आवाज़ें नहीं सुनी गई, इस नाम से कोई हाँ, एक एनजीओ है। यस, हुँ, वॉइसेस अनहर्ड। हुँ, हाँ, तो वो वॉइसेस अनहर्ड जो है वो हुँ, अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हुँ, जिसमें रोहिणी हक, जी, जिनको रूही करके बुलाया जाता है, हुँ, बहुत बड़े पैमाने पे वो काम करती है एज अ समाज सेविका, एक इंजीनियर होने के बावजूद, एलए में काम करने के बावजूद। उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई सीखना चाहिए जी। कि भारत के बाहर जाके काम कर रहे हो, लेकिन भूमि पे आ रहे हो, भूमि के लिए काम करने। उनका इंटरव्यू मैंने मैंने यहाँ पे किया था, रोही जी का, होप बी लिट्स करके वो एक उनकी संस्था और है, वो चलाती हैं। So as a banner, we are very proud to partner with Paro. जो हमारा बैनर है Voices Unheard Films, वो ऐसे subjects को really we believe in dealing with such causes because they make a difference on the ground. हमारा tag ही वो है कि Voices Unheard Films does not just make a film, it makes a difference. और ये जो फिल्म बनी है through तृप्ति भोयर Productions, it's very profound. ये ऐसा subject है जो कि globally तो unknown है, but even locally and domestically काफी लोगों को ये नहीं पता है कि brides are used as slaves. And the impact of this film is to actually make a change on the ground, which is why we are very, very happy to partner and take this to a global level and hopefully create an impact on ground here in India as well. Thank you. और आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं कि एक हर किसी की आभा होती है, एक आभा मंडल होता है व्यक्ति के चारों तरफ, एक मनुष्य के चारों तरफ, तो आपका बड़ा सकारात्मक है और मुझे उम्मीद है कि पारो में शायद जो कैरेक्टर है उसके पास लफ्ज़ ना हो, मगर फिर भी वो आभा शायद बाहर बैठे हुए लोग दर्शक के तौर पे देख पाएँगे, सीख पाएँगे, समझ पाएँगे। और बस इतना ही कहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वो ऐसी पिक्चर बनाने के लिए। मैं जी, जी। आखिरी एक हुँ, चीज बस एक मेंशन करना चाहूंगी, बहुत जरूरी है। आप फिल्म बनाने की इच्छा तो करते हो, जी। लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं। हुँ, और जब ऐसी ऐसी फिल्में आती है जो शायद लोग कमर्शियल ट्रीट नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है ये कमर्शियल भी वर्क करेगी, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस करने वाले बिल्कुल। किसी की लाइफ, एक अलग जॉनर, एक अलग, पूरा अलग संसार, वर्ल्ड। जी, तो आई वांट टू थैंक्स टू माय को प्रोड्यूसर जो मेरे साथ है इस फिल्म में। हम दो लोग प्रोड्यूसर जी, हैं, जी। संदेश शारदा जी, ओके, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है अमेरिका के। ओके। और जब मैंने उनको ये बताया, तो उन्होंने मुझे 1 मिनट में बोला, कितने पैसे लगेंगे तृप्ति जी, क्योंकि आपकी नीयत साफ है और आप बहुत शिद्दत से इसको बनाने वाले हो, ये मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ। एंड जस्ट ही स्टैंड यू नो विद ऑल दिस वुमेन, मेरे साथ खड़ा नहीं रहे, वो उन औरतों के लिए खड़े, उन औरतों के लिए कराना है। और ये फिल्म बनाई। और अभी इस फिल्म के द्वारा लोगों को पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है। एंड आई वांट टू बी वेरी थैंकफुल टू माय होल टीम, मेरे डायरेक्टर और मेरे सारे टेक्नीशियन, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे साउंड, मेरे लैब, मेरे स्टूडियो वाले, मेरे जितने भी लोग हैं, उन सबको मैं थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि जितनी दिल से मैंने इसको सोचा था बनाने के लिए, उतनी ही दिल से वो सारे बना रहे हैं इस पिक्चर को। काम कर यस, बहुत धन्यवाद तृप्ति जी, थैंक यू। ये पिक्चर बनाने के लिए और
जो अभी भी बात कर रहे थे, बॉल रूम वो सब दिया, जो हमने पूरा एनेक्डोट दिया। हम अपने हिस्से में क्या ऐसी चीज़ है जो कर सकते हैं? तो आपके हिस्से में जो चीज़ थी वो करने के लिए धन्यवाद आपका, कि थैंक यू, आपने वो किया और लोगों तक शायद वो बात थैंक यू, पहुँची। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। तो आखिरी में जैसे अभी मैंने कहा कि अपने हिस्से की जो ज़िम्मेदारी थी, वो तृप्ति जी ने निभाई फ़िल्म मेकर के तौर पर, एक्टर के तौर पर, प्रोड्यूसर के तौर पर, राइटर, इन सब जो-जो काम करती हैं उसके तौर पर। अब हमारे पास क्या बचता है? देखिए सही मायने में तो मैं यहाँ से बैठ के प्रमोशन ना ही करूँ तो बेटर। क्यों? क्योंकि मैं एक न्यूट्रल उसमें हूँ, मगर फिर भी, ये बहुत ही मैं पर्सनल बैंडविड्थ में आपसे कहूँगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने हिस्से की कोई वो चीज़ करना चाहते हैं, तो एक ऐसी पिक्चर जो शायद बिग बजट और बड़े बैनर से बनी हुई, ये सारी जो एनेक्डोट्स जुड़ते हैं। इसके अलावा जो ये पिक्चर है जो किसी एक ऐसी औरत की बात कर रहे हैं, जिसके मुँह में मिट्टी भर के उसका जबड़ा तोड़ दिया गया। एक ऐसी औरत की कहानी है, उससे जुड़ी हुई कहानी है। तो जाके देखिए, क्योंकि उस दिन का आपका वो टिकट हो सकता है, उसका कुछ पैसा कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से उस औरत तक पहुँच जाए, उसका एक आधार कार्ड बन जाए और वो खुद को इंसान मानने लगे, हो सकता है। बाकी आपकी विवेकशीलता पर निर्भर करता है कि आप और क्या कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी के साथ इस इंटरव्यू को आज समाप्त करते हैं, मगर ये जो बात आपके ज़हन में है, इसे आगे बढ़ाइएगा। चाहें तो इंटरव्यू शेयर भी कर सकते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे गेस्ट के साथ, तब तक ख़्याल रखिए अपना और देखते रहिए एमएस टीवी।